में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में उत्तराखंड सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और श्री गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में हिंद दी चादर नाटक का मंचन किया गया। सीएम धामी ने कार्यक्रम में संबोधित कर गुरुओं की शहादत को याद किया। आपको बता दें कि सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मानवता की रक्षा के लिए सन 1675 ईस्वी में चांदनी चौक में शहादत दी थी। साल 2025 श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की महान शहादत का 350वां वर्ष है, जिसे लेकर दून में भी विधिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायक आयोजन में सिख युवाओं की सहभागिता विशेष महत्व होगी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और देश के विकास के अनेक मार्ग तैयार किए जा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, वहीं देश की आज़ादी के बाद हमारे सिख समाज की भी बहुत सी मांगों का पूरा करने का कार्य भी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। और अभी छोटे से प्रयास हम लोगों ने भी किया है, जिसके बारे में सौता जी ने यहाँ पर बताया। और सच में ये कह रहे थे कि जो है अगर समय होता तो इसमें 1-1.5 घंटे तक बोला जा सकता है, और हम भी प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ने का, और हमारा प्रयास बहुत ईमानदारी से है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण हो, लंगर से सभी प्रकार के करों को हटाना हो, वैश्विक संगत को सेवा का अवसर देना हो, हरमिंदर साहब को FCRA पंजीकरण की स्वीकृति हो, गुरु गोविंद साहब की 350वीं जयंती पर भव्य प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद साहब के साहबजादों को उनके बलिदान को आदर देते हुए, जिनका आप सबको पता है कि दीवार में उनको चुन लिया गया धर्म की रक्षा के लिए, उन्होंने दीवार में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन रुकना और झुकना स्वीकार नहीं किया। पूरी देश और दुनिया को उनका इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये प्रश्न हम सबका है कि आखिर इतने कालखंड बीत गए देश की आज़ादी के, अनेक आक्रांताओं का इतिहास में जिक्र आ गया, अनेक प्रकार के ऐसे लोग जिन्होंने अनेक प्रकार का नरसंहार किया, उनको भी हमारी पाठ्य पुस्तकों में इतिहासों में पढ़ाया गया। तो आखिर हमारे उन साहबजादों का इतिहास में उल्लेख होना चाहिए था। इसको पूरी दुनिया के सामने ले जाने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वीर बाल दिवस घोषित करा है। गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र स्वरूपों को अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस भारत लाना हो, या 1984 के पीड़ितों को न्याय दिलाना हो, ऐसे अनेक काम सिख समाज के हित में प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। इसके साथ ही हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में हेमकुंड साहब रोपवे का जो काम शुरू हो रहा है, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार ने दी है, और ये 12.5 किलोमीटर लंबा रोपवे ये बिल्कुल निर्माण की दिशा में आगे बढ़ गया। मैं प्रधानमंत्री जी का सभी श्रद्धालुओं की तरफ से, सभी संगत की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, और उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश दुनिया के श्रद्धालुओं की तरफ से जो भी हेमकुंड साहब आते हैं, और मैं प्रत्येक वर्ष हेमकुंड साहब के दरबार खुलने के अवसर पर जो यात्रा प्रारंभ होती है उस यात्रा में मैं सम्मिलित होता हूँ। तो आने वाले समय में ये यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी आसानी से यात्रा कर पाएंगे, जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं वो भी 45 मिनट में पूरी हेमकुंड साहब की यात्रा कर लेंगे, जो यात्रा आज बहुत कठिन होती है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने 1947 का विभाजन का दर्द झेलने वाले शहीदों की स्मृति में विभीषिका स्मृति स्थल का निर्माण भी कराने का संकल्प लिया है। और प्रत्येक वर्ष हम राज्य के अंदर विभीषिका दिवस पर उन सभी का स्मरण करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वें बलिदान दिवस के रूप में भी हम मनाएंगे। इसके लिए हमने उनके जो भी संबंधित हमारे सभी अधिकारी हैं उन सभी को हमने निर्देश कर दिए हैं, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी संस्कृति, धर्म और परंपराओं पर गर्व अनुभव करें और उनके जीवन, उनके महान आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। मुझे पूरा विश्वास है इस नाटक के
मंचन के द्वारा आप सभी गुरु तेग बहादुर जी के समर्पण और बलिदान से प्रेरित होकर अपने जीवन में राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक गौरव और नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि रखेंगे और देश की प्रगति में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार जिले के रेबड़हेली में रोड शो किया। इसके बाद सीएम धन्यवाद रैली में भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूसीसी हमारा संकल्प था और ये संकल्प हमने उत्तराखंड की जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रखा था। उत्तराखंड की जनता ने हमें अपना समर्थन दिया। हमने सरकार में आते ही उत्तराखंड की जनता के साथ हमारे संकल्प और अपने वचन को निभाया, उसे पूरा किया। सीएम ने कहा कि यूसीसी किसी वर्ग या धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि सभी को समानता का अधिकार देने की एक पहल है। समानता का अधिकार सभी को मिले, महिला शक्ति की सुरक्षा और उनका सशक्तिकरण है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। मैं आप सबको डबल इंजन की सरकार द्वारा जो किसानों के हित में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे मैं अवगत कराना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, 60 वर्षों से ज्यादा समय तक सच्चे मन से देश के अंदर किसानों के हित में कोई ठोस फैसले नहीं लिए गए। परंतु 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने काम करना शुरू किया, उन्होंने अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेकर अन्नदाताओं के उत्थान के लिए अनेक काम शुरू किए। भाइयों बहनों, आज चाहे अन्नदाताओं की आय को दुगना करना हो, किसान भाइयों के जीवन स्तर को ऊपर लाना हो, वहीं देश भर के अंदर 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आज उनको प्रोत्साहन देने का काम हो रहा है। वहीं सभी प्रमुख फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में अभूतपूर्व वृद्धि करके किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य भी प्रदान किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को होने वाली आपदाओं में सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो, उसके द्वारा मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्व में होने वाली कमी को, आवश्यक उर्वरकों की, आवश्यक किस प्रकार के उर्वरक यूज करने हैं, उनकी जानकारी दी जा रही है। उनकी फसल की उपज और गुणवत्ता, भूमि दोनों की उर्वरता में सुधार किया जा रहा है। इसके साथ ही अनेक योजनाएं जो किसानों के हित में चलाई जा रही हैं, किसान मान धन योजना, धन धान्य योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद बूंद सिंचाई योजना, डिजिटल कृषि योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। वहीं प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 7 नई परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड में भी अनेक प्रयास किसानों के हितों के लिए किए जा रहे हैं, किसानों की उन्नति के लिए किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, जहां किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने का प्रावधान है, वहीं फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% सब्सिडी देने का काम भी हम कर रहे हैं। यही नहीं, हमने नहरों को सिंचाई के लिए पूरी तरह से सिंचाई मुक्त करने का काम भी हमने किया है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, गेहूं की खरीद हो, 20 रुपए प्रति क्विंटल का हमने बोनस देने का काम किया है। वहीं गन्ने के रेट में भी 20 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं, मुझे यह सब आप सबको बताते हुए ये बड़ी खुशी हो रही है कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अब तक किसानों को डीबीटी के माध्यम से जो राशि भेजी जा रही है, वो पिछले वर्ष 22 वर्षों में भेजी गई राशि से कहीं अधिक है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी विभिन्न स्तरों पर हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार
1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू कर रही है। इन्हीं नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, मैंने ये सभी कार्य आप सबको यूं ही नहीं गिनाए, बल्कि इसलिए बताए हैं क्योंकि ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है, देश की आजादी के बाद अभूतपूर्व नेतृत्व, जिनके नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है भाइयों बहनों, और जिसमें गांव गरीब किसान को अपने शासन में सबसे ऊंची प्राथमिकता पर, सर्वोच्च प्राथमिकता पर किसी को रखा है, गांव गरीब और किसान को रखा है। भाइयों बहनों, मैं मोदी जी का एक बार आप सबकी तरफ से भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके 11 वर्षों का निष्कंटक राज्य, निष्कंटक जो गरीब किसान और गरीबों को, मजदूरों को समर्पित रहा है। आज यहां उपस्थित अधिकांश किसान भाई इस बात के साक्षी हैं कि बीते 11 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, किसानों के कल्याण की दिशा में जितना कार्य हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ है। पहले की सरकार के एक प्रधानमंत्री जी कहते थे, आप सब लोगों ने भी सुना होगा, एक प्रधानमंत्री जी कहते थे कि अगर दिल्ली से वो 1 रुपया सब्सिडी का भेजते हैं तो वो हमारे लिब्बा हेड़ी जैसे गांव में पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसे रह जाता है। 15 पैसे रह जाता था भाइयों बहनों, 85 पैसा कमीशन की भेंट चढ़ जाया करता था। आप सभी भली भांति जानते हैं, आज गरीब से जुड़ी हुई प्रत्येक योजना सीधे उनके बैंक के खातों में पहुंचती है और 1 पैसे का भी कमीशन कहीं कट नहीं होता है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार को सेरसू बड़ासू के पास क्रिस्टल एविएशन के एक हेलीकॉप्टर को सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर में 5 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। एडीजी कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन के अनुसार गुप्तकाशी में तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। वहीं इस पूरे मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव को निर्देशित किया गया है कि पूरे मामलों को लेकर जल्द बैठक बुलाए और मामले की गहनता से जांच की जाए। इसकी इंक्वायरी सेटअप हो रही है क्या, और कुछ इसमें सरकार करेगी? मैंने कल ही इसके लिए नागरिक उड्डयन के हमारे सचिव हैं उनको कल मैंने निर्देश दिया है कि आप तत्काल जो है इसकी एक बैठक करके इसकी समीक्षा करिए।
पंचायत चुनाव को लेकर अभी से अटकलें लगाई जा रही हैं। घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह से एचएनएन संवाददाता ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल कहना है, सरकार चुनाव कराने के मूड में है और जल्द ही चुनाव होंगे। वहीं प्रदेश के कई मुद्दों पर भी शक्तिलाल शाह ने अपनी बातचीत रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन 24/7। आपके साथ मैं हूं समृत मिश्रा। आज हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और घनसाली से विधायक शक्तिलाल शाह मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका एचएनएन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल तो सर मेरा आपसे ही लगेगा, देखिए लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं चुनावों को लेकर और पंचायत चुनावों को लेकर भी कहा जा रहा है कि देखिए कब हो। ऐसे में आपके विधानसभा में पड़ने वाले जो पंचायत के इलाके हैं वहाँ किस तरीके से तैयारी चल रही है? देखिए, हम भाजपा के लोग तो हर चुनाव के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जैसे ही शासन में बात चल रही है, जैसे ही क्लियर होता है उस हिसाब से चुनाव आगे बढ़ाए जाएंगे। पूरी तैयारियां हैं, कोई दिक्कत नहीं और अच्छे परिणाम आएंगे। सर, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि सरकार मूड में नहीं है करवाने के, क्योंकि प्रशासकों के लिए जो विधानसभा में भेजा गया था नोटिस बढ़वाने के लिए वो खारिज हो गया। तो कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए सरकार का मूड नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस तो पता नहीं क्या कहती है, क्या करती है, हमें पता नहीं है। लेकिन सच्चाई है, सरकार चुनाव के मूड में है, चुनाव जल्दी होंगे। ये ज़रूर है कि कई चीज़ें हैं जो देखना पड़ता है, लेकिन काम चल रहा है, बात चल रही है, ज़रूर चुनाव बहुत जल्दी होंगे। सर, कर्नाटका के कांग्रेस सरकार में एक मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि देखिए बीजेपी जो है इनके फर्जी हिंदू वाड़े हैं, असली हिंदुत्व की जो पार्टी है वो कांग्रेस है। तो ये जनता ने तो दिखा दिया ना, जनता दिखा रही है। कर्नाटक के लोगों से पूछे ना वो लोग। देखिए, हम भाजपा के लोग हैं, हम किसी भी ऐसा नहीं है कि हम किसी का वो करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं और हमने करके भी दिखाया है और वो परिणाम हमारे सामने भी है। अब ये कितना अब कह लें, उनको बहुत खतरा है, अभी तो और खतरा है। अभी आगे लोकसभा के चुनाव होने, विधानसभा के चुनाव होने, समय समय पर हर चीज़ के चुनाव होते रहेंगे। तो उनको लग रहा है अब उनके पास कोई है ही नहीं, वो तो अलाप करेंगे ना कुछ कहेंगे, लेकिन जनता सब समझती है, जनता इसका समय आने पर जवाब देगी। नरेंद्र मोदी सरकार को कल 11 साल होने वाले हैं पूरे। इसके लिए प्रदेश में भी जो है भाजपा लगातार कई सारे कार्यक्रमों को आयोजित करेगी, जगह जगह जाके जनता तक ये बात पहुंचाएगी कि देखिए 11 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा वो कितना सफल रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? ये संगठन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। ये मंडल स्तर तक उन पर बैठेंगे होंगे। सुशासन, गरीब कल्याण का हमारा कार्यक्रम है और ये तो दिख रहा है मोदी जी ने किया है। ये मोदी जी जो कर रहे हैं, ये प्रत्येक भारत का व्यक्ति जानता है, प्रत्येक नागरिक जानता है कि मोदी जी की क्या क्या उपलब्धियां हैं। हम तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहें कि 11 साल माननीय मोदी जी के हैं, 8 साल अपने पुष्कर धामी जी के हैं। ये लोग कहें ना कि हमने जनता के सामने जो वायदे किए उनको पूरा करने का भी काम किया और जीरो टॉलरेंस की नीति पे हर जगह हम स्टैंड करते हैं। यही हमारा शुद्ध मंत्र भी है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। जनता के सुख में, जनता के दुख में, जनता के साथ सदैव खड़ा रहना, जनता से संवाद रखना, ये हमारा भाजपा का अपना मैनिफेस्टो है, जो हम जारी रहते हैं। जीरो टॉलरेंस की सर आपने बात करी। अभी कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए जीरो टॉलरेंस की सिर्फ बात कर रही है, धरातल पे देखिए अवैध खनन कितना ज़्यादा हो रहा है धामी सरकार में। ये है, ये सब इनके ये सब बौखला गए हैं। इनके पास अब कोई मुद्दे नहीं हैं। मैंने कहा ना, इनके पास न तो नीति है, न नियत है और न नेता है। अब ये तो कहते रहेंगे, इनके पास कहने के सिवा कुछ है भी नहीं और कहते रहें। पर लेकिन देखो ना, अदालत तो जनता की है और निर्णय जनता करती है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ये बिना मुद्दों की बात करते हैं, जहाँ जिसका न तो सर होता है न तो पूछ होता है। कोई एविडेंस है तो देना, ये उस पर देखेंगे क्या है, लेकिन कुछ नहीं है, ये सिर्फ बयानबाजी है। चुनावों की अगर सर 27 के चुनावों की बात करी जाए, कांग्रेस के भी कई सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता ऐसे हैं जो दिल्ली जा जाकर मीटिंगें हो रही हैं, राहुल गांधी हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, और यही फोकस करा जा रहा है कि 27 में किस तरीके से कांग्रेस अपनी सरकार बना ले। क्या लग रहा है इन सब चीज़ों से कितना असर पड़ेगा और क्या सच में कांग्रेस बना पाएगी? क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस को तो जब ये उत्तराखंड पूज्य अटल जी ने दिया तो जनता ने इनको जनादेश दे दिया था। तो इस प्रदेश के अंदर अगर सबसे पहले 5 साल किसी को काम करने का अवसर मिला तो वो हमारे विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को मिला। तो ये क्यों ना ये कर पाए? अगर ये किए होते तो लगातार हम कैसे आ जाते? मैंने कहा ना, इनकी करनी कथनी में बहुत अंतर है। ये जनता को अब ये भूल जाएं, ये युग बहुत आगे का युग है, विशेषकर मोदी युग है।
यहाँ ये सच्चाई है कि हम जनता के सामने जो कहते हैं अगर करते नहीं तो जनता उसका तत्काल जवाब देती है। तो इनको दिया ना जनता ने जवाब। अगर इनके काम किए होते तो जनता ने तो सर माथों पे बिठा दिया था सबसे पहले कि भाई प्रदेश, ये चाहे उत्तराखंड प्रदेश हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, लेकिन जनता ने तो जनादेश इनके फेवर में दिया। तो क्यों नहीं कर पाए ये? क्यों इनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि इनके नेता भी भटकते हैं? आज भी कई नेता इनके छटपटा रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसा करें। तो मैंने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी की विजन की पार्टी है, वो विजन के अनुरूप काम करती है और जनता की भावनाओं के अनुरूप खरा उतरने का प्रयास करती है। बहुत शुक्रिया आपका सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय निकाला। आप सुन रहे थे देखिए शक्तिलाल शाह को, जिन्होंने बड़ी बाखूबी से कहा कि आज के ज़माने में जनता के हाथ में जनादेश है और अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो जनता हमें हटा सकती थी, कांग्रेस को ला सकती थी, लेकिन जनता ने दोबारा मौका जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। प्रदेश में पंचायत चुनावों पर सियासत गरमाई हुई है। सरकार का प्रयास है कि चुनाव जुलाई के महीने में करवाए जाएं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार घबराई हुई है और चुनाव करवाना नहीं चाहती है। पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लेकर कमेटी ने गठन के बाद रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार ने रिपोर्ट के अध्ययन के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के नेतृत्व में एक उप समिति का भी गठन किया है और ये उप समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। चुनाव पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे ही उप समिति की रिपोर्ट आएगी उसको मंत्रिमंडल के बैठक में लाया जाएगा और ओबीसी की सिफारिशों को लागू कर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। वहीं कांग्रेस भी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि ये पूरे देश में पहला प्रकरण है जहां प्रधानों के साथ साथ प्रशासकों का भी कार्यकाल खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि लूट हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। जनता पार्टी और हमारी जनता पार्टी की सरकार राज्य में जल्द से जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हों, इसको लेकर के पूर्ण रूप से तैयार है और इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक एकल ओबीसी आयोग बनाया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो गई है और उसके अध्ययन के लिए सरकार के द्वारा एक मंत्रिपरिषद की एक उप समिति बनाई गई थी और उसका अध्ययन मंत्रिपरिषद की उप समिति के द्वारा किया गया है और आज उसकी मुझे लगता है बैठक भी उसकी चल रही है और जल्द ही एक कैबिनेट में उप समिति का जो अध्ययन रिपोर्ट होगी वो मंत्रिमंडल के बैठक में रखी जाएगी और जल्द ही ओबीसी आयोग की जो सिफारिशें होंगी उसको प्रदेश में लागू किया जाएगा और जल्द ही प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।